हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इसके पहले मैं 2 वीडियो और बना रखा हूँ, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे ना तो इस टॉपिक को समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को लेकर के मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, वो ये है कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है ना। अब टॉपिक पे सीधे बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है ना। तो पहले जान लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इनमें कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आसानी से चेक कर सकते हैं क्या कि इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन नहीं है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है पहले देख लेते हैं। पहला जो नाम है इसमें दिख रहा है क्या? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले वाले का नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरे वाले का नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरे वाले का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथे वाले का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन चारों टॉपिक को क्लियर करेंगे एक एक करके। ठीक है ना। हम पहले आज समझेंगे ये वाला टॉपिक, फिर दूसरे देखिए आज हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, यानी आने वाले 4 वीडियो बनेंगे और चारों वीडियो में डेरिवेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए वो भी मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको इंडिकेट कैसे करते हैं? उसको इंडिकेट बहुत सारे बुक्स में डेल्टा पी से करते हैं, इसको डेल्टा टीबी से करते हैं, इसको डेल्टा टीएफ से करते हैं, इसको इंडिकेट पाई से करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके आपको समझ में आ रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार का होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार का। इतना कंफर्म हो गया। एक बात आपको और बता दें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। ये आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। एग्जाम में ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 1 मार्क्स क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, अब किस पे टिक आउट करना है? नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसलिए बोलते हैं पहले वाले वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया दे रहेगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हो। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजिली वेपराइज हो जाए उसको हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके टॉपिक को डीपली समझते हैं। ठीक है ना, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग आज का पहला हेडिंग क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मेरी बातों को पहले आराम से समझ जाइएगा और पहले ना डायग्राम समझिएगा। डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे ना तो डेरिवेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, 2 डायग्राम यहाँ पे रख लेते हैं। आप गौर से देखिए, ये 2 कंटेनर है। ठीक है, इस वाले कंटेनर में मैं सिर्फ सॉल्वेंट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? सिर्फ सॉल्वेंट। तो ये जो है हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट ऐसा नहीं है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वोलेटाइल मतलब आपको बताया था क्या? वोलेटाइल का मतलब क्या था? जो इजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, ये सॉल्वेंट है। अब क्या करते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर हम क्या डाल देते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। जैसे आपको पता होगा सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमारा सिलेबस है 12th क्लास का,
ये बाइनरी सॉल्यूशन का टॉपिक है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब जो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा ना, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या कि ये हमारा सॉल्वेंट, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, और सॉल्यूट ऐसा वैसा सॉल्यूट नहीं है, ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। अब मुझे एक बात आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि अब ये हमारा ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो रेड कलर से दिख रहा है वो आपका सॉल्यूट है। कितना समझ आ रहा है, सॉल्यूट है। और ऐसा वैसा नहीं, ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो कंटेनर में जो चीज हमको दिख रहा है वो हमारा सॉल्यूशन है। इस कंटेनर में सॉरी जो भी चीज दिख रहा है वो सॉल्यूशन है। अब मुझे एक बात आप सोच समझ के बताइए क्या कि ये सॉल्वेंट और वोलेटाइल है, और ये सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्वेंट भी और सॉलिड भी। अब हेडिंग का मतलब तुरंत समझ जाओगे एकदम ऐसे ही, सब हेडिंग का मतलब क्या चलो। आप सबसे एक सवाल पूछना, पहले मुझे एक बात बताइए क्या कि वेपर प्रेशर समझते हो क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। जब किसी वेपर के द्वारा प्रेशर जनरेट किया जाता है, जब किसी वेपर के द्वारा प्रेशर जनरेट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें बार बार एक वर्ड आ रहा है जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए प्लीज आप वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सबसे एक सवाल है, एक बार बताइए, अगर हम इन दोनों को एक साथ गर्म करना शुरू करें, एक साथ गर्म करना शुरू करें सेम टेम्परेचर पे, आप पहले बताएंगे कि इसमें वेपर ज्यादा कौन बनाएगा, सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को। जैसे आप सबके घर में ना गैस के चूल्हा होगा ना, दो साइड वाले, मतलब एक साथ दो चूल्हा जल सकता है। आप एक काम करेंगे क्या कि दोनों चूल्हा पर ना एक पे सॉल्यूशन रख देंगे और एक पे सॉल्वेंट रख देंगे, और दोनों को एक साथ गर्म करेंगे सेम टेम्परेचर पे। आप क्या देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा वेपर बनाएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताइए। आप लोग देखिए क्या, ये जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ये उतने एरिया से क्या करेगा, वेपर जनरेट करेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना ज्यादा क्या बनाएगा, वेपर। ये जो एरो दिखा रहे हैं ये वेपर बना रहा है। अब आप गौर यहां देखेंगे ना तो सरफेस एरिया इसके इतना नहीं है। आप देखिए सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कंटेनर का तो साइज सेम है। देखिए कंटेनर का साइज सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्या कि बीच बीच में क्या है, सॉल्वेंट एरिया, सॉरी जो लाल रंग दिख रहा है क्या, कुछ एरिया को सॉल्यूट घेर रखा है। अब जिस एरिया पर सॉल्यूट बैठा होगा ना वहां से वेपर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो वेपर नहीं बनाएगा। और जब वेपर नहीं बनाएगा तो गारंटी है कि प्रेशर भी नहीं लगाएगा। किस पे, एटमॉस्फेयर के ऊपर, या जो इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा रहेगा। बात पकड़ पा रहे हो। अब बता रहे क्या कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेपर बनाएगा, और जितना ज्यादा वेपर बनाएगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। किसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। या अगर मैं यहाँ पे कोई पिस्टन लगा दे, अगर मैं यहाँ पे कोई पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन अगर समझना हो तो पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन है वो, तो बताइए सबसे ज्यादा प्रेशर ज्यादा कौन लगाएगा पिस्टन के ऊपर, ये वाला चीज ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो सॉल्वेंट के द्वारा, देखिए ए जो है हम जब भी लिखेंगे ना, ए इट मीन सॉल्वेंट के लिए लिखेंगे, और बी लिखेंगे ना तो सॉल्यूट के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है वो ज्यादा बनेगा, यानी कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, कारण बता दिए ना कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेपर जनरेट करेगा, ठीक है। सर ये भी एरिया तो उतना ही है, फिर कम क्यों कर रहा है, कारण बताया ना कि बीच बीच में क्या बैठा हुआ बताओ, सॉल्यूट बैठा है, और जहां जहां सॉल्यूट बैठा होगा वहां से वेपर का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, इसलिए ये ज्यादा वेपर बनाएगा। तो सॉल्वेंट, अच्छा यहाँ पे हम नॉट लगा दे रहे हैं। सर नॉट क्यों लगा रहे हैं, नॉट मतलब प्योर वेपर प्रेशर, प्योर। देखिए इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है
और इसमें सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी है। लेकिन फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पीए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीए। पीए भी नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बता दे रहा हूँ। वो इसलिए कि यहाँ जो वेपर बन रहा है वो सिर्फ ए के द्वारा बन रहा है। ए मतलब मैं बात करूँ, ए किसको इंडिकेट कर रहा हूँ? सॉल्वेंट को, और बी इसको इंडिकेट करेंगे सॉल्यूट को। और सॉल्यूट हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो जो भी वेपर बनेगा वो सॉल्यूशन के अंदर भी कौन बनाएगा? सॉल्वेंट ही बनाएगा, सॉल्यूट नहीं बनाएगा। तो सॉल्यूशन से भी जो वेपर बनाएगा वो सॉल्वेंट ही बनाएगा, और यहां से जो है वो सॉल्वेंट। लेकिन दोनों में अंतर क्या? ये प्योर है। अब बताइए, प्योर वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग समझ में आ गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्या बोला? जब हम सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। किसका घटा? सॉल्वेंट जब अकेले था तो बहुत अच्छा खासा वेपर प्रेशर जनरेट किया, लेकिन हम जैसे ही सॉल्यूट ऐड कर दिए वेपर प्रेशर घट गया। इट मींस कब घटा बताओ? जब सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर घट गया। तो जैसे हम सॉल्यूट डालेंगे वो सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वेपर प्रेशर किसका घट रहा है? सॉल्यूशन का घट रहा है। हेडिंग समझना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या? जब भी हम सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल solute in solvent then its vapor pressure decreases, which is known as relative lowering in vapor pressure। समझ में आ गया? जब हम सॉल्वेंट के अंदर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, व्हिच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका डेरिवेशन कराते हैं। ये तो 2 मार्क्स के लिए मैंने बता दिया। ले लिए? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए डेरिवेशन करते फटाफट। हमारा हेडिंग क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर कितना प्रेशर कम बनाएगा? प्रेशर तो ये भी बनाएगा, प्रेशर तो ये भी बनाएगा। सर ये कितना कम बनाए ये तो बताइए, कितना कम बनाएगा? तो भाई उसको डेल्टा पी लिख देते हैं। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? मतलब हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, तो पीए नॉट माइनस पीए। लो भाई, कितना प्रेशर कम बनाया? तो भाई सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी निकालने का तरीका पता चल गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, आपका 1 मार्क्स आंसर यहां से बन गया। अब आगे बात करते हैं। जो लोग राउल्ट्स लोग पढ़े होंगे उनको एक बात अच्छी तरीके से पता होगा, वहां पढ़ा है क्या? पीए जो होता है, इधर बता दे, जो लोग राउल्ट्स पढ़ने पर प्लीज जाके देखिएगा, हम पढ़ा है PA इक्वल टू PA नॉट XA। ये राउल्ट्स में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आप वहां जाके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? PA नॉट XA। अब यहाँ पर PA नॉट कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस XA। अब फिर वही बात बता, मोल फ्रैक्शन सबको पता हो क्या? XA प्लस XB। मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे XB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XA। तो हमें क्या, मैं यहाँ पर 1 माइनस XA की जगह पर XB लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो PA नॉट XB। डेल्टा P निकालने का एक फॉर्मूला और हमारे पास आ गया। लो भाई, ठीक है, डेल्टा P मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग को और मिलेगा। आगे और बात करते हैं। देखिए, डेल्टा P इक्वल टू PA नॉट। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका आपको बता दें बाबू। देखो, जिस
मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे निकालता है आपको बता देते हैं। जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, मेरा साइड बता दो, उसका मोल ऊपर लिखते हैं और नीचे में पूरे सॉल्यूशन का मोल लिखते हैं। क्या बोला मैंने, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखते हैं, यानी कि हम XB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर और नीचे पूरे सॉल्यूशन का मोल। सभी NB क्या है वो भी बता देते लो भाई। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मैं आपसे पहले बोला था ना, B जब भी हम लिखेंगे वो है सॉल्यूट के लिए और A लिखेंगे तो सॉल्वेंट के लिए, और N यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल। अब देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने का सबको एक बात पता होगा, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम बुक्स के अंदर में या हम जब लिखेंगे W, तो W का मतलब होगा गिवन मास। अब मैं लगा रहा है B, इसका मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और हम लिखेंगे जब भी कैपिटल M यानी मोलर मास, और यहां लगा दिए MB, इसका मतलब मोलर मास ऑफ। सर मोलर मास कैसे निकालते हैं ये भी बता देते हैं बाबू। एटॉमिक मास को जोड़ दोगे ना तो मोलर मास आ जाएगा, एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो मोलर मास आएगा। जैसे बोलेंगे H2O वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। NaOH 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ लिखते हैं Na मतलब A का नंबर ऑफ मोल, तो जिसका मोल निकालना उसका मास ऊपर तो नीचे उसका मोलर मास रखना। बात समझ में आ गया। अब इस चीज को यहां रख दो। अब एक काम कर लीजिएगा अपने संतुष्टि के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप डिनोमिनेटर से ना सॉल्यूट के मोल को घटा दीजिएगा। ऐसा क्यों बोला बताओ, क्योंकि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ना सॉल्यूट का मोल बहुत कम होता है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का मोल बहुत कम होता है। तो इसलिए आप डिनोमिनेटर से न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान करने के लिए सॉल्वेंट का मोल हटा दीजिएगा। तो हमारा क्या बनेगा, PA0 NB का क्या लिखेंगे बताओ, WB बाई MB, और Na का क्या लिखेंगे, WA बाई A में, तो ये A में कहां चल जाएगा, ऊपर। लो भाई एक और फॉर्मूला हमारा बन गया, क्या निकालने का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का। ठीक है, दिख रहा है, देखिए डेल्टा P क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन। सर ये फॉर्मूला कब कहां कैसे लगाना बताइए। तो बाबू इसको इक्वेशन 3 कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन 4 कर लीजिएगा। जैसा क्वेश्चन देखिए, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं ना पहले देखते हैं गिवन क्या दिया हो, गिवन क्या है। तो गिवन में देखेंगे कि अगर गिवन में PA0 और PA दिया है, मतलब प्योर वेपर प्रेशर दिया है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया, तो सीधे इसमें से घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में हमको दिया होगा, हम ऑलरेडी 2 लिखे हैं सॉरी ना, इसको हटा दीजिए, इसको 3 कर लीजिएगा, और जब मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखा। अब अगर कैसे निकालें बताओ, अगर मुझे PA0 दिया और XB दिया यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया, तो भी हम लोग डेल्टा P निकालेंगे। और कैसे निकाल सकते हैं बताओ, अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं पता तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब एक बात बोलेंगे सर यहाँ पे MB क्या है, अभी आपसे बताया ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है किसका, किससे संबंधित होता, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। लास्ट लाइन बता रहे, हेडिंग पकड़ो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर घटेगा कब, जब सॉल्वेंट के अंदर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तब। ठीक है, चलिए आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आपको न्यूमेरिकल बताते हैं कि एग्जाम में कौन सा न्यूमेरिकल पूछेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए लिखा गया द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, व्हाट्स ना प्योर बेंजीन at certain temperature is 0.850 bar, 0.850 bar in non-volatile, non-electrolyte solute weighing 0.5 ग्राम। सॉल्यूट का गिवन मास कितना बताओ, 0.5 ग्राम। When added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मोलर मास दे रखा है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस। क्वेश्चन को आराम से समझो, क्या क्या चीज गिवन है।
देखिए अगर कोई हिंदी मीडियम का लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, पापा मैं अब आपको बता दूं कि ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2.6 है। तो प्लीज अगर हिंदी में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा उसके सॉरी। एग्जाम्पल कितना है 2.6 और सीबीएसई वालों के लिए भी एग्जाम्पल 2.6 है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की में क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए आप पहले देख लीजिए, क्वेश्चन को आराम से समझो, जो जो मैंने घेर रखा है उसको पॉइंट आउट कर लो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, जैसी शब्द आएगा ना प्योर, इट मींस वो नॉट वाला केस, यानी हमारे लिए नॉट लगा देना। भाई हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है बताओ, बेंजीन। हमको बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर पता है। पहले तो यार क्लियर कर लेते क्या सॉल्यूशन में, हम लोग पहले क्लियर कर ले सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सॉल्वेंट जो है वो है बेंजीन, ठीक है। उसका जो मास दे रखा है वो है 39 ग्राम, इसको हम लिखेंगे WA से। फिर सॉल्यूट नहीं है पता, नॉन वोलेटाइल है, कैसा नॉन वोलेटाइल, नहीं पता उसका नाम, कोई दिक्कत नहीं। कितना दे रखा 0.5 ग्राम और इसको हम इंडिकेट करेंगे WA से, कोई दिक्कत नहीं। WA पता चल गया। अच्छा कैसे सर सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है भाई, जिसकी मात्रा कम दी होती है ना वो सॉल्यूट होता है, जिसकी मात्रा अधिक दी होती है वो सॉल्वेंट होता है। इस गिवन मास है। अब बताओ मुझे मोलर मास पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या 78, तो 78 ग्राम पर मोल, यानी ये हमारा क्या बताओ MA। अब आगे क्या बात करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोगों से पूछ रखा है और इसको मैं इंडिकेट कैसे करेंगे बताओ MB से, और ये हम लोगों से पूछा गया क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। और हमें क्या दिया बताओ PA नॉट पता है, क्या पता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन पता है, कितना 0.850 बार, और ये हमारे क्या होता है PA नॉट है। और हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता है कितना 0.845 बार, यानी हमें PA पता है। अब बताओ बाबू, जो अभी आप मेरा डेरिवेशन देखे थे ना, डेल्टा P निकालने का तरीका पहले बताओ। डेल्टा P हमको दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा कि MB पूछा, तो डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, PA नॉट माइनस PA लिखवाए थे क्या, तो निकाल लीजिए। PA नॉट कितना है 0.850 और PA नॉट दिया हुआ है, PA कितना दे रखा है 0.845। आप देखिए फटाफट देखिए तो कितना दे रखा है घटाना जाएगा, इसको घटाइए कितना आ जाएगा बताइए 500.0 इतना बार आ जाएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा P यही आने वाला है। अब हम जो लास्ट में जो इक्वेशन में थर्ड फॉर्मूला क्या लिखे बताओ, डेल्टा P इक्वल टू क्या लिखे याद करिएगा PA नॉट इंटू PA नॉट WB डिवाइड बाई MB इंटू WA, ऊपर आया था MA। प्लीज अब जाके देखिए फॉर्मूला फटाफट अभी डेरिवेशन कराए। अब हमसे MB पूछा हुआ है तो इस MB को इधर लेके चल जाओ, डेल्टा P को इधर लेके आ जाओ, तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, MB क्या हो जाएगा PA नॉट इंटू WB इंटू MA डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू WA। वैल्यू रखे तो धड़ाधड़ करके, PA नॉट कितना दे रखा बताओ 0.850, WB कितना दे रखा बताओ 0.5 और MA कितना दे रखा है MA यहां दे रखा 78 दे रखा है, ठीक। अब डेल्टा P कितना है 0.005 और WA कितना दे रखा है 78।
सॉरी डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 39, डब्ल्यू ए दे रखा है 39। सॉल्व करिए तो फटाफट कर लीजिए फटाफट, कितना आएगा आपका एक्चुअल आंसर आएगा। देखिए इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ जाएगा, ठीक है। मैं इस चीज को इधर थोड़ा जगह नहीं है तो मैं इस चीज को उधर लिख दे रहा हूं, उधर एमबी। आप देख लीजिए क्या आएगा, कट कर देखिए तो 850 ऐसे लिख दे रहा, एमबी लिखना 850 आएगा इनटू क्या बताओ 0.5 इनटू क्या 78। बाबू कुछ नहीं किया, बस वैल्यू रखा और ज्यादा कुछ नहीं किया। नीचे क्या आएगा 5 इंटू 39। अगर आपको लग रहा है कि सर आप ये कैसे लिख दे, बाबू यहाँ देखो 0.850 था, मैंने डेसिमल उड़ा रखा है। इसको कटाइए, यहाँ आएगा 170 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 और 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1। तो यानी हमारा जो एमबी आ जाएगा वो आएगा 170 ग्राम पर मोल और ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वापस बता दे रहे क्वेश्चन को आराम से सिंपली समझो। जो जो गिवन हमने आराम से लिख रखा है और गिवन पता चल गया और हमें पता चल गया क्वेश्चन क्या निकालना, एमबी निकालना था। एमबी निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे जो एग्जाम पूछेंगे, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखेंगे कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी हम लोगों से पूछ क्या रहा है पता चल गया है, डेल्टा पी पूछ, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इफ 100 ग्राम, यानी हम लोग को 100 ग्राम क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मात्रा आप लोगों को पता है, यानी डब्ल्यू भी पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना भाई 100 ग्राम, उसका मोलर मास कितना दिया है, यानी हमको सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है 100 ग्राम, यानी हमको डब्ल्यू भी पता है और एम भी पता है। इज डिसॉल्व इन 432 ग्राम ऑफ वाटर, यानी हमें सॉल्वेंट का मास पता है, यानी हमको डब्ल्यू ये पता है। अब हमको एम ए नहीं दिया, घबराना नहीं, सबको यहाँ पता होगा कि एम ए कितना होगा, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। ये दिया रहे या ना दे रहे पता होना चाहिए फिक्स है। हमको डब्ल्यू भी पता है, एम भी पता है, डब्ल्यू ए पता है, एम ए पता है। अब आपके मन में आएगा सर डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला आप क्या पढ़ाए थे बताओ, ये वाला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नॉट। तो पी ए नॉट क्या होता है, तो यार जितना लोग क्लास करें एक बात ध्यान रख लो कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर वाटर का, प्योर 1.013 बार होता है। ये एकदम दिमाग में भर दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। तो वेपर प्रेशर प्योर वाटर इतना दिया है। अगर एटीएम में पूछता ना, एटीएम में तो सबको याद होना चाहिए 1 एटीएम कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटीएम में दिया होता तो आंसर कुछ अलग आता, बार में ही होता वाटर का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब पी ए नॉट सब किसी को पता है, डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नॉट डब्ल्यू बी एम ए एम बी, इस सब फॉर्मूला आपको पता है, बस वैल्यू पुट करो। पी ए नॉट यहां से उठा कर रख देंगे, डब्ल्यू बी दिया हुआ 100, एम ए दिया हुआ 18 रख देंगे, एम बी दिया हुआ 100 और फिर डब्ल्यू ए दे रखा है, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 432 यहाँ रख दें, सब चीज दिया हुआ, इससे कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना। अच्छा 432 से 18 को डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.0416 आएगा। अगर हम 18 को 432 से डिवाइड करेंगे हमारा ये आएगा 0.04। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.042 बार आएगा, बार में ये आंसर आएगा। ठीक, अगर एटीएम लेते हैं ना तो यहाँ 1 आ जाता तो हमारा आंसर कितना आता 0.0416 एटीएम में आता। तो घबराना इसको नहीं, एटीएम में बार में क्या फर्क पड़ता है, आंसर को ऑप्शन के हिसाब से मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए, ये भी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन हम करा देते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 टॉर
या टॉर ना एक प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। आगे क्या पूछा, 10 वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया इन 10 मोल ऑफ वाटर। यानी कि ऐसे समझो ना कि 10 मोल वाटर में 6 ग्राम यूरिया डाल देंगे तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। 10 मोल वाटर के अंदर में 6 ग्राम यूरिया डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर पीए नॉट दे रखा 23.8 टॉर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमसे पूछ रहा है पीए, गिवन मास ऑफ यूरिया WB कितना देगा 6 ग्राम। गिवन मास आप समझो जिसकी मात्रा कम होगी सॉल्यूट होगा, क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूट यही है। यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। सब कैसे निकालेंगे, यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए NH2CO NH2, इनके एटॉमिक मास को जोड़ोगे तो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास मैं थोड़ा पहले बताया था जब रिलेटिव लोअरिंग का डेफिनेशन मतलब डेरिवेशन करा रहा था। 0.1 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मोल, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फॉर्मूला में, डेल्टा P यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा P इक्वल टू PA नॉट, और यहाँ x भी लिखा हुआ था। x भी मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं NB डिवाइड बाई Na प्लस NB। हम बताए थे क्या कि NB जो होता है जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल होता है सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम NB हटा दिए। तो हमारे क्या बनेगा PA नॉट इंटू NB बाई Na। NB हम लोग को दिया हुआ 0.1 और Na दिया हुआ 10, तो यहाँ 0.1 रख लो, यहाँ 10 रख लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना 10 को इससे डिवाइड करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.238 टॉर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.238 टॉर आएगा, वो आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा सॉल्यूशन का क्या होगा। तो एक बार हम सबको ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा P इक्वल टू PA नॉट माइनस PA। हमसे PA पूछा, देखो क्या पूछा बताओ, PA पूछ रहा। इसको इधर लेके चल जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। PA नॉट माइनस डेल्टा P, अब इसमें से इसको घटा दो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23.56 टॉर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम आपको आज क्या पढ़ाएं बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार का होता है 4, उसमें से मैंने अभी आपको एक पढ़ा रखा है, कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डेरिवेशन करा दिया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है क्या, फिर मैंने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है ना। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको बना लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर आगे पढ़ाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे हम बताते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट रह रहा होगा आप कमेंट करेंगे, आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है ना। चलिए एग्जाम टाइम चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाय बाय।